हम आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के अंतर्गत जो द्वितीय उल्लास में लक्षण शब्द शक्ति का निरूपण किया, उसको हम देख रहे थे। आचार्य मम्मट ने जो लक्षण शब्द शक्ति है, उसका सर्वप्रथम निरूपण किया। मुख्यार्थवादी तद्योगे रूढ़ितोत्प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते सा लक्षणारोपिता क्रिया। वह लक्षण आरोपिता क्रिया है। लक्षणा के सर्वप्रथम देखा जाए तो उन्होंने फिर कारिका में कहा था स्वसिद्ध पराक्षेप परार्थम समर्पणम उपादानम लक्षण चेतुक्ता शुद्ध साधिता। ऐसी शुद्धा गौणी दो प्रकार की है। शुद्ध लक्षणा के चार भेद हो गए, तो उपादान और लक्षण तो वो उसके भेद हैं, जिनका हम उदाहरण भी एक तो स्पष्ट देख चुके हैं। फिर सारोपा और साध्य वसाना भी हमने पिछली क्लास में देखा। सारोपा क्या थी? सारोपान्या तो यत्रोक्तो विषय विशेषता और साध्य विषयंत कृत्यन्यस्मिन् सा सात सा स्यात् साध्य वसानिका। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। यानी जहाँ पे विषय और विषय दोनों का कथन हो वो सारोपा है, जहाँ पे विषय के द्वारा विषय को छुपा लिया जाए वो साध्य वसाना है। तो ये हमने सारा देखा था। अब एक बार एक-एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं, सारोपा और साध्य वसानों को। यद्यपि हम उपादान और लक्षण लक्षणा को समझ चुके हैं। इन सबको बताने के बाद में आचार्य मम्मट लास्ट में कहते हैं लक्षणातेन षड्भेदा, 6 प्रकार की है। तो लक्षणा के यदि हम देखे जाए तो आचार्य मम्मट ने पूर्णतः इसी प्रकार से कहा है। उन्होंने स्पष्ट ऐसे नहीं कहा कि ये इसके भेद है, लेकिन उन्होंने जो पहले पंक्ति कही और अंत में हमारी जो पंक्ति आती है, उसके हिसाब से यही निष्कर्ष निकलता है कि लक्षणा के 2 भेद है, पहले शुद्धा और गौणी। शुद्ध लक्षणा वह होती है जो सादृश्य से इतर संबंध से होती है, उपचारेण अमिश्रितवाद। गौणी लक्षणा वह होती है जो सादृश्य संबंध से होती है। शुद्ध लक्षणा के पहले 2 भेद है, उपादान लक्षणा यानी कि जहाँ पर कोई शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ को आक्षेप कर लेता है, जैसे कुंता प्रविशन्ति तो कुंतधारी पुरुषा प्रविशन्ति यहाँ पे हो जाता है। लक्षण लक्षणा में होता है कि जहाँ अपने अर्थ के कोई शब्द अपने अर्थ के दूसरे पद में जो अर्थ प्रयुक्त हो रहा है, उस वाक्य में दूसरा पद प्रयुक्त हो रहा है, उसके अन्वय की सिद्धि के लिए अपने आप को पूर्णतः छोड़ देता है। जैसे कि गंगायाम घोषा में गंगा नदी अपने अर्थ को छोड़ करके तट अर्थ को बोध कराती है। इसके बाद में सारोपा और साध्य वसाना। ये कहते हैं कि भेदा विमोचे सादृश्या संबंधांतरस्तता गौणी शुद्धाच विज्ञो दोनों के मानने चाहिए। अब सारोपा और साध्य वसाना, सारोपा में विषय और विषय दोनों का कथन होगा, साध्य वसाना में छुपा लिया जाएगा। अब हम एक एक उदाहरण देखते हैं। आयुर्घृतम, ये दोनों के भेद है। आयु घी है, आयुर्घृतम सॉरी घी घृत आयु है। अब यहाँ पे जो घी आयु है, घृत क्या है? कारण है और आयु क्या है? कार्य है। दोनों में कौन सा संबंध हो गया? कार्य कारण। यानी कि कार्य कारण संबंध हो गया तो सादृश्य संबंध नहीं है, तो शुद्धा लक्षणा हो गई। और दोनों का कथन है घृत और आयु, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो गया? सारूपा। दोनों का कथन है विषय और विषय। घृत पान करने से आयु बढ़ती है, ठीक है, ये हो गया। और आयु वैसे यदि कोई सामान्य देखे तो आयु घी आयु नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुख्यार्थवाद होता है, लेकिन घी पीने से आयु बढ़ती है, इसलिए दोनों में संबंध हो जाता है, कार्य कारण संबंध है। और आयु वृद्धि का जो अतिशय क्षमता बताना ही यहाँ पे प्रयोजन है। इस कारण से ये आयुर्गतम प्रयुक्त किया है और दोनों का कथन उनसे सारोपा है। और जो कि यहाँ पे सादृश्य से इतर संबंध है कार्य कारण, इसलिए शुद्धा का भेद है। स्पष्ट हो गया। दूसरा है साध्य वसाना। आयु इदम, आयु इदम या आयु पिवामी, यह आयु है। क्या कहते हैं? यहाँ पर जो घृत है उसको छुपा लिया है आयु ने। घृत पान से आयु बढ़ती है, आयु पिवामी में तो आयु पी रहा हूँ। आयु का पान नहीं किया जा सकता, यहाँ पे जो मुख्यार्थवाद होता है। फिर वही जो हमारा कार्य कारण संबंध है, घृत पान पीने से आयु बढ़ती है, प्रयोजन है। लेकिन घृत में जो आयु वृद्धि की जो हमने अतिशय प्रयोजन बताना, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? विषयी आयु के द्वारा, विषयी जिसपे घी पे किसका आरोप किया जा रहा है? आयु का। तो विषय ही आयु के द्वारा जो विषय है घृत, उसको छुपा लिया गया है, अपने अंदर कर लिया गया है, इसलिए साध्य वसाना है। और चूंकि कार्य कारण संबंध से हो रही है, इसलिए ये शुद्धा का उदाहरण है। तो याद रखना, शुद्धा के जब सारूपा का उदाहरण पूछा जाए तो आयुर्घृतम, इसको स्पष्ट करना है पूरे से। और साध्य वसाना पूछा जाए तो आयु इदम, ठीक है। तो यहाँ विषय और विषय के द्वारा निग्रहण कर लिया गया तो साध्य वसाना है। अब हम देखते हैं गौणी लक्षणा। जैसा कि हमने देखा था, सादृश्य संबंध से होने वाली लक्षणा गौणी लक्षणा कहलाती है। अब इसके क्या उदाहरण दिए हैं इन्होंने? गौरवाहिका, गौणी लक्षणा का उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं गौरवाहिका। यहाँ पे देखो, पहले तो गौ और वाहिक दोनों का कथन है, सारूपा लक्षणा है।
ग और बाहिक, क्या कहना चाह रहा है? बाहिक ग हो नहीं सकता? बाहिक क्या ग हो सकता है? ये बैल है, ये शेर है, बच्चा, क्या ऐसा हो सकता है? तो ग जो बाहिक है सॉरी वो ग नहीं हो सकता, मुख्यार्थवाद है। फिर कहते हैं कि गौ के जो सदृश जो बाहिक है ना वह बोल रहा है, बाहिक जो है वो गौ सदृश बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा संबंध है? गौ और बाहिक में सादृश्य संबंध है। बाहिक कैसा है? गौ जैसा है, तो सादृश्य संबंध है। और वाहिक में जो अतिशय जड़ता मंदता की प्रतीति कराना है, वाहिक में अतिशय जड़ता और मंदता की प्रतीति कराना ही यहाँ पे प्रयोजन है। जिस प्रकार हमारे मुख्य सॉरी लक्षण की तीनों शर्तें यहाँ पे हमारी घटित हो जाती हैं। और चूंकि यहाँ पे गौ और बाहिक दोनों का कथन होने से सारोपा है और ये जो सादृश्य संबंध से हो रही है इसलिए ये गौणी का उदाहरण हो गया। दूसरा है गौरयम, यह गौ है। यहाँ पे भी ऊपर वाली बात घटित हो सकती है कि गौ बाहिक हो नहीं सकता, मुख्यार्थवाद है, दोनों में कौन संबंध है? सादृश्य संबंध है, क्योंकि वो गौ जो है बाहिक जो है वो गौ जैसा है और जड़ता मंदता की प्रतीति कराना है। लेकिन यहाँ पर जो गौ है यानी जो विषयी है उसने विषय को छुपा लिया है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे साध्य बसाना है। जब विषयी को छुपा लेगा विषयी विषय को तो साध्य वसाना लक्षणा होगी। तो यहाँ पर गौ जो आरोप्यमाण है, जो विषय है उसके द्वारा आरोप के विषय को छुपा लिया गया, इसलिए साध्य वसाना है। और चूंकि यहाँ पे सादृश्य संबंध से लक्षणा हो रही है इसलिए इसको कौन सी लक्षणा कहेंगे? गौणी लक्षणा। तो इस प्रकार से हमने लक्षणा के एक एक उदाहरण को देखा। और यदि ये स्पष्ट याद रखना है कि गौर बाहिक पूछ ले तो वो किसका लक्षण उदाहरण है, स्पष्ट करना आना चाहिए कि इसमें कैसे तो हमारी लक्षण की तीनों शर्तें घटित हो रही है, कैसे इनमें कौन सा संबंध है तो ये कौन सी लक्षणा में जाएगा, और इसमें दोनों का कथन है शब्दशः तो सारोपा है। और यदि एक को अंधा कर लिया है यानी आरोप्यमाण ने आरोप विषय को अंदर कर लिया है तो ये साध्य वसाना है। इस प्रकार से हमने शुद्ध ये लक्षणा के भेद देखे। तो ये जब ये सारा डिस्कशन हो जाता है तो अंत में आचार्य कहते हैं लक्षणा के षड्भेदा। तो ये इस प्रकार से लक्षणा के 6 भेद किए हैं। किंतु यहाँ पे एक मत और प्राप्त होता है, जो प्रदीप टीकाकार है उन्होंने लक्षणा के पहले शुद्धा और गौणी भेद करके 2 भेद कर किए, फिर शुद्धा लक्षणा के उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा भेद से 2 भेद किए हैं, फिर शुद्धा दोनों के सारोपा साध्य वसाना भेद से 4 भेद किए हैं और गौणी लक्षणा के सारोपा साध्य वसाना किए हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ उल्लेख हमें जैसे यदि देखते हैं तो ये ऐसा प्राप्त नहीं होता कि काव्य प्रकाशकार ने ये कही है कि ये जो सारोपा और साध्य वसाना है ये उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा के भेद है, ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इसलिए सारोपा और साध्य वसाना को हम अलग रखते हैं और उपादान लक्षण लक्षण लक्षणा को क्या है अलग से प्रतिपादन किया गया है। तो ये इनको अलग लक्षण माना गया, इनको अलग लक्षण माना गया। अतः जो उन्होंने प्रदीप टीकाकार ने विभाजन किया लगता है वो पूर्णतः मतलब पूर्णतः संतोषजनक नहीं प्रतीत होता है। यदि लक्षणा का ये जो पूछा जाए कि लक्षणा के 6 भेद कैसे हैं तो यही चार्ट बना करके इसी प्रकार से उदाहरण से स्पष्ट करेंगे तो यह पूर्णतः स्पष्ट रहेगा। इस प्रकार से हमने लक्षणा को आज पूरा समझा। लक्षणा किसे कहते हैं? लक्षणा की तीनों शर्त याद रखना है, मुख्यार्थवादी तद्योगी रूढ़ित्व प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते सलक्षण रूपिता क्रिया। फिर लक्षणा के 2 भेद और शुद्धा और गौणी, जो सादृश्य संबंध से होगी वो गौणी है, जो सादृश्य से इतर संबंध से होगी वो शुद्धा है। शुद्ध लक्षणा के उपादान लक्षण 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 उपादान स्वसिद्धि पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप उपादान। अब स्व परार्थम स्वसमर्पणम छोड़ देना लक्षण लक्षणा, जहाँ पे दोनों का कथन होगा सारोपा, जहाँ पे एक को छुपा लिया जाएगा यानी आरोप्य मान के द्वारा आरोप विषय को छुपा लिया जाएगा वो साध्य वसाना। अब पूर्णतः स्पष्ट हो गया हो, इस चार्ट को यदि देखेंगे तो इससे पूरा हमारा लक्षणा के 6 भेद क्लियर हो जाते हैं। अब कोई क्लिष्टता नहीं है कि आचार्य मम्मट ने किस प्रकार लक्षणा को समझाया है। और अब जो हम सामान्य भाषा में प्रयुक्त करते थे कि ये गाय है ये शेर है, अब हमें समझ में आ जाता है कि हम क्यों प्रयुक्त कर रहे हैं उस चीज को और किस प्रकार से मुख्यार्थवाद होता है, क्या संबंध होता है, उनमें संबंध ढूंढेंगे हम। कहीं पे कुछ भी संबंध हो सकता है तो गौणीय शुद्धा होगी और उसके भेद होंगे। इस प्रकार आज हम लक्षणा यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। आगे के विषयों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज यहीं समाप्त करती हूँ।